1:30 की कहानी। 1:30 शुरू हो रहा है ना ये मुकाबला, 1:30 ये मैच। क्या लग रहा है ग्लोबल क्यूज में आपने देखा कि इंडिया और इस मैच में इंग्लैंड के साथ बेट्स किसके फेवर में जा रहे हैं? इंडिया ऑफ कोर्स नहीं, बेट देखे कि नहीं देखे कि आपने अपना अनुमान नहीं, बताया। मेरा अनुमान नहीं, बेट का ही अनुमान है। इंडिया की तरफ ही सब रुझान है। एग्जैक्टली कोई घबराने की जरूरत नहीं है ना, बिल्कुल नहीं। तो फिर 1:30 वैसे कल आपने कहा था ना कि आप पाकिस्तान को फाइनल में देखना चाह रहे नहीं, हैं। मैंने कहा था दिल तो नहीं चाहता, लेकिन पता नहीं क्या कहा था, लेकिन बेसिक आइडिया ये था कि मैच फाइनल उनके साथ होना चाहिए, पर चाहता नहीं हो कि कल वो जीत गए। ठीक है, पाकिस्तान वैसे कमबैक के लिए जाना जाता है कई बार, इस तरह के स्मार्ट कमबैक्स आते हैं। कहाँ कैलकुलेशन में पूरा बाहर था, फला टीम नहीं खेलेगी, अपनी बैटिंग नहीं करने आएगी तो पाकिस्तान फाइनल में पहुंचेगा। सारे कैलकुलेशन में पाकिस्तान आज फाइनल में खड़ा हुआ है। क्या अनप्रेडिक्टेबल है भाई साहब। चलिए भाई, थर्सडे का दिन, गुरुवार की सुबह है, वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी का दिन। 2 इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स को क्लोजली वॉच आउट करना है। पहला, जो इस हफ्ते का नैरेटिव था कि यूएस रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्यूज, उसमें 2 क्यूज है। वो यूएस के मिड टर्म इलेक्शंस, उसको लेकर कंफ्यूजन, असमंजसता, वो एक फोकस में, और शायद वही नर्वसनेस स्प्रिंग अप कर रही है ग्लोबली। कंसोलिडेशन का जो मूड आपको नजर आएगा, मैं आऊंगा यूएस के बाजार में। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो अक्टूबर इन्फ्लेशन के आंकड़े जो अब आएंगे। जॉब्स रिपोर्ट एक्सपेक्टेशन से बेहतर थी, उसके बाद थोड़ा सा कंफ्यूजन, कई लोग कह रहे थे भाई लेकिन पेस जो है वो तो बहुत कम हो गई है, जो भी। तो जॉब्स रिपोर्ट के मिक्स आंकड़ों के बाद अब मेरे पास एक इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट, वो अक्टूबर इन्फ्लेशन का आंकड़ा आएगा। हालांकि नीरज जी बता चुके, फेड वाले इसको ज्यादा नहीं देखते, वो पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे नजर रखेंगे, लेकिन ये हमें ट्रेंड भापने के लिए इंपॉर्टेंट कल वो आज वो इन्फ्लेशन का और बाजार बंद होने के बाद आने। इस बीच हो क्या रहा है, यूएस के बाजार आपकी स्क्रीन पर आएंगे। कल हम लोग जब बाजार की समाप्ति कर रहे थे, यूएस फ्लैट था, पर उसके बाद कल एक्चुअल सेशन में यूएस के बाजार खुले भी वो फ्लैटिश नोट पर, उसके बाद वो प्रेशर माउंट होता चला गया और फाइनली हुआ क्या, 2 से 2.5% अक्रॉस बेंचमार्क्स यूएस के बाजार में कामकाज होता हुआ नजर आया। दिन के लो पॉइंट के आसपास जाके अमेरिकी बाजार बंद हुए। अब कहा तो यही जा रहा है कि वो मिड टर्म रिजल्ट्स में जो क्लैरिटी नहीं आ रही है और इन्फ्लेशन डेटा से पहले थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग आती हुई अब बाजारों में नजर आ रही है। और उसके बाद आज सुबह की फ्यूचर्स की जो कहानी है, वो कल के प्रेशर के बाद फ्यूचर्स कह रहे हैं कि थोड़ी स्टेबिलिटी वापस लौटेगी। 1/4 से 1/3% के उछाल के साथ कामकाज होता हुआ। तो तब और अब स्क्रीन पर आ जाएगा आपके, हमने कहा यूएस के फ्यूचर्स छोड़े, कल का एक्चुअल सेशन और आज सुबह के फ्यूचर्स के बाद जो एडजस्टमेंट आपकी स्क्रीन पर है, ये कल 3:30 और आज सुबह 7 बजे की कहानी। वो जो डिफरेंशियल आ गया है, वो हल्का दबाव जो दिख रहा है, हमने जो डाइजेस्ट किया तो उससे ज्यादा प्रेशर यूएस में बन गया है, वही एशिया में मूड थोड़ा सा रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आएगा। एशिया इसीलिए गिरावट के साथ कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। और हमारा एसजीएक्स निफ्टी भी कह रहा है ठीक है, ज्यादा नहीं लेकिन 1/3% के आसपास ही कमजोरी। और कल का सेशन वैसे ही था, कल जहां खुले थे उसके बाद धीरे धीरे करके सल्ग करता रहा भारतीय बाजार और दिन के लोज के आसपास 1/4% के दबाव के साथ बंद हुए थे हम। उसके ऊपर आज 1/3% की और हल्की कमजोरी के साथ शुरुआत होगी। ऐसे में ग्लोबली हो क्या रहा है, नीरज जी बगल में बैठे, इनसे बातचीत। वीरू बताएंगे कैसे आज वीरू पिंक टाइप है, आमतौर वीरू पिंक पे दिखते नहीं है, क्या हुआ वीरू? मैच के ध्यान दिया वीरू को कभी बड़ा में रोजी फील कर रहे हैं का? दिन भी आज सुबह से मन अगर आप देखें थोड़ा भारी सा है। आज मैच की कुफ्त, आज एसजीएक्स निफ्टी की भी टेंशन नहीं, आज मैच की कुफ्त है, कल से पता नहीं। आपने सर्कुलर जारी कर दिया है कि आज दोपहर में किसी का तबीयत खराब नहीं हो सकती, अपने प्रोग्राम के बाद ही घर जाना है? बिल्कुल ही नहीं। हाँ ठीक बात, ठीक है। अभी जिसकी संभावना है कोल्ड वोल्ड हो सकता है, पहले से दवा खा ले। ठीक है, और तो बताइए। नहीं, कोई कोल्ड नहीं है। आज गर्मी हो सकती है, कोल्ड नहीं हो सकता है। सर दर्द, पेट दर्द, बदन दर्द की दवा भी से खा लो आप लोग। अरे तो बताएंगे तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक से न्यूज, लेकिन पहले वही चल क्या रहा है। अक्टूबर इन्फ्लेशन छोड़ देते हैं, तो जो आएगा आएगा। ये मिड टर्म पोल्स में अभी कंफ्यूजन रहता है, कई बार कहते हैं कुछ ही घंटों बाद आपको क्लैरिटी आ जाती है, अगर वो एक तरफ की वेव हो तो। इसका अंदर वेव तो नहीं है। ये कंफ्यूजन क्या है, क्या स्थिति है, ताजा क्या चल रहा है, क्यों सल्ग कर रहे हैं बाजार, क्यों कल दबाव में आ गए? 2.5% ताजा ये स्थिति है कि ऐसा लग रहा था कि रिपब्लिकन्स की वेव चल रही है, तो वेव नहीं चल रही है। डेमोक्रेट्स और दोनों के 48-48 हो गए, अभी 3 सीट की काउंटिंग चल रही है। उसमें से एक भी अगर वो जा जाते हैं, एक या दो एक्चुअली चाहिए उनको, लेकिन वो एक पे भी जाएं क्योंकि एक का इलेक्शन थोड़ा सा लेट हो रहा है, जॉर्जिया वाला।
लेकिन अभी दोनों 48 कर चुके, और जो 3 की काउंटिंग अभी चल रही है ना, दोनों 48 मतलब दोनों बराबर खड़े हुए हैं, दोनों भी 100 में बराबर खड़े 48 48 दोनों की टक्कर पे चल रहा है, इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है। इसलिए हो रहा है, जिसमें नेवाडा में जो चल रहा है उसमें 2% की अभी काउंटिंग बाकी है, और एक 49.9 पे और एक 47.2 पे है। इनके ईवीएम मशीन नहीं है कि हमसे ले लेते? अरे यही तो इंडिया हमेशा ये आज भी lead करता कागज है। में छापते हैं आज ना? भी कागज छप रहे हैं और गिन रहे हैं, तो इनको मशीन यूज करना चाहिए। तो इन 3 में विस्कॉन्सिन, अरिजोना और इन सब में अभी थोड़ी सी चल रही, थोड़ी देर क्लैरिटी है, लेकिन ऐसी संभावना बन रही, क्योंकि 2 में लीड कर रहे हैं डेमोक्रेट रिपब्लिकन्स। तो सीनेट पे हो सकता है कि इनका कब्जा हो जाए। जो मतलब अच्छी बात होगी, क्योंकि अपोजिंग पार्टी का एक कब्जा हो जाएगा एक हाउस में, ट्रम्प साहब वाली। हाँ, बाकी जो दूसरा भी जो हाउस कांग्रेस वाला चल रहा है उसमें भी बहुत काउंटिंग बाकी है। लोकसभा और राज्यसभा बेसिकली, लोकसभा राज्यसभा, तो लोकसभा में भी काउंटिंग काफी बाकी है। तो वहाँ 200 पावरफुल लोकसभा होती है, लेकिन राज्यसभा वेट करने की जरूरी है वहां पे नहीं, आपको मतदान बिल पास कराने के लिए दोनों की जरूरत पड़ी हमारे यहाँ। इसलिए कोई भी एक में अगर आपका नहीं हुआ तो फिर फायदा नहीं है। सीनेट ज़्यादा पावरफुल होती है, क्योंकि अपर हाउस है वहाँ पे, तो उसका ज़्यादा प्रभाव है, लेकिन एक भी चाहिए आपको। तो अभी इसलिए फंस गया, लेकिन दुखी मार्केट इसलिए कि वेव नहीं है। जैसा लग रहा था एकदम क्लीन स्वीप होगा, वैसा नहीं हो रहा है। अब बाइडेन साहब ने कहा है कि देखा, हमने कहा था इनकी कोई वेव है नहीं, इन्फ्लेशन का कोई डर नहीं है वैसे। डर नहीं। तो एक इस वजह से मार्केट को थोड़ा सा हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि ये उतना बड़ा कारण शायद नहीं होगा, क्योंकि मार्केट बहुत सारी चीज़ें लेके चल रहा था। 2 जो बड़ी घटनाएं हो रही है, एक चीन वाली घटना बहुत बड़ी, लॉकडाउन लग गया वहाँ पे बहुत सारे शहरों में, क्रूड 5% गिर गया है। ये इसीलिए गिर चीन अकेला ऐसा क्यों हो रहा है? कोविड क्या हो गया है नहीं, हमको तो समझ में नहीं आता कि या हम लोग टेस्ट करें तो हमें भी बहुत सारे कोविड मिल जाए, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर क्या हो गया है चीन को? उनके यहाँ एक शहरों में 7-7, 8-8 हज़ार, आपके यहाँ भी शायद 200 केस कहीं मिले। पूरा गोला घूम के वापस कोविड वहीं पहुंच के वहीं, ऐसा है क्या? कर्मा कम्स बैक, है ना? तो वो वापस उनके यहाँ मिल गया, तो और जो मैन्युफैक्चरिंग हब वाला स्टेट है उसी में फंस गया, इसलिए क्रूड गिरा। प्लस उनका WPI आप नंबर देखिए, नेगेटिव में आया है, बहुत बुरी तरीके से उनके होलसेल इन्फ्लेशन वाला, होलसेल इन्फ्लेशन का, फैक्ट्री गेट का। तो उससे लगता है कि मतलब डिमांड, इसका मतलब है कि डिमांड ठंडी पड़ रही है, माल प्रोडक्शन ही नहीं हो गिर रहा रहे है। हैं। प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, डिमांड तो गिरेगी, प्राइस गिरेंगे जब प्रोडक्शन ही नहीं। आपका एप्पल की फैक्ट्री बंद कर दी, फॉक्सकॉन वाली उन्होंने। तो चाइना की वजह से आप क्रूड, मेटल सब गिरे हुए हैं। तो दूसरी बड़ी घटना ये जो मार्केट को थोड़ा सा दिक्कत कर रही है। तीसरी बड़ी घटना जो बिटकॉइन के फील्ड में चल रही है ना, हाँ, क्या है वो? हेडलाइन में लिख दी है कहा था कि मैं वो FTX को खरीद लूंगा, वो एकदम बैंकरप्ट होने की स्थिति में है। अब उसने वापस ले लिया, क्योंकि उसमें बहुत सारे रेगुलेटरी इश्यूज हैं, तो उसने कहा हम नहीं खरीदेंगे तो फिर और तेज़ी से उसमें दिक्कत आ रही है। अब शायद वो बैंकरप्सी के लिए फाइल करेगा, ये FTX एक्सचेंज। उसकी वजह से तमाम बिटकॉइन जितने भी क्रिप्टो करेंसीज हैं गिर गई हैं, और उसका इम्पैक्ट आया है ETF में। ETF में तगड़ा सेल ऑफ है, आप देखिएगा, क्योंकि सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक्ड है, पैसा तो वही घूम रहा है ना। और गोल्ड में भी आप देखिए बहुत हलचल देखने को मिल रही बिकॉज ऑफ दिस ETF। तो ये 2 बड़ी घटनाएं जो इलेक्शन के साथ क्लब हो गई हैं, इस वजह से कल 650 पॉइंट मार्केट गिरा। और आज आपको और हम दे देंगे इन्फ्लेशन नंबर। इन्फ्लेशन ठंडा पड़ेगा, ये इंडिकेशंस हैं, माना जा रहा है। 8% का अनुमान है। अब ये भी बाजार जैसा देखना चाहे देखे, 8% के ऊपर बना ही हुआ है साहब। मान लो ऊपर ही इतने स्टेप्स उठाने के बाद फेड के, नहीं, मान जैसे लो आपकी जॉब रिपोर्ट में था, एक्सपेक्टेशन तो अच्छा आया, तो लोगों ने बोला नहीं 2 दशकों में इस पेस ऑफ ग्रोथ ठंडी पड़ गई है, इसीलिए तो 50-50 हो गया था बाजार। देखो, ये इलेक्शन के चक्कर में रैप करके आप दे रहे थे कि हाँ कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब आप कह रहे हो क्लैरिटी आएगी तो हो सकता है इंचअप भी कर जाए, सरप्राइज होगा। एक्चुअली अगर इंचअप कर गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी इधर। तो इसलिए मार्केट बहुत शेकी ग्राउंड पे है इस समय। तो इसको क्यूज मतलब थोड़े से अब डाइसी हो गए, नेगेटिव। चाइना इज अ बिग प्रॉब्लम नाउ। भाई साहब, चाइना हो गया, इलेक्शन रिलेटेड अनसर्टेनिटी के चलते ग्लोबल क्यूज बिगड़ गए, क्योंकि यूएस अच्छे खासे प्रेशर में आ रहा है। वीरू, तो फिर ऐसे में करा क्या जाए? कल हम भी थोड़े से नर्वस होकर ही कामकाज कर रहे थे, हमारे भी मोमेंटम पे थोड़ा सा पॉज लग रहा था। आज यूएस जितना पेन में उतना हम फिर भी नहीं है, हम अभी भी रेजिलिएंट हैं ऐसा कह सकता हूं, लेकिन इस 1/3% के दबाव के बाद बाजार पे अप्रोच क्या बनेगा? डेटा की रीडिंग क्या कहती है? बाजार के बड़े प्लेयर्स कैसे पोजीशन है इस बाजार में? क्या अप्रोच रखूं मैं निफ्टी बैंक को लेकर? देखिए आशीष, कल बहुत दिनों बाद 2 चीजें हुई। और एक तो जो SGX निफ्टी दिखा रहा था, हम उससे लगभग 125 पॉइंट नीचे खुले, और कल पहली बार, परसों आप देखिए बेस से कितना स्ट्रॉन्ग स्विंग मिला था, कल पहली बार बेस से हमें स्विंग मिला, लेकिन बहुत साइजेबल नहीं। कल हमारा बेस 2 था 18,120, वही एग्जैक्टली इंट्राडे लो था। हालांकि मैं SGX निफ्टी को देख के थोड़ा अचंभित हूं। आई थिंक ये प्राइस डैमेज और हो सकता था, लेकिन नहीं है। और मतलब इसका मतलब काफ़ी हद तक जो डैमेज था वो कल हो चुका है।
देखिए आशीष, आज एक्सपायरी डे और ग्लोबल मार्केट से सॉफ्टनेस, और इस दिन की सॉफ्टनेस थोड़ा सा मीनिंग रखती है। देखिए पहले मैं आपको इंस्टीट्यूशनल फिगर्स बता देता हूँ, उसके बाद डेटा पे आऊँगा। एफआईएस की बाइंग कल थोड़ी थिन थे, और कैश मार्केट में अगर आप देखें उन्होंने मात्र 386 करोड़ रुपए झोंके। डीआईएस की सेलिंग इसके अगेंस्ट थोड़ी सी इंटेंस थी। जो नेट कैश आउटफ्लो था वो करीब 600 करोड़ रुपए का था, उसने मार्केट पे प्रेशर डाला। डीआईएस करीब 1060 करोड़ रुपए की सेलिंग, ऑल्दो एफआईएस ने 405 करोड़ रुपए की बाइंग करी, करीब 3200 कॉन्ट्रैक्ट इंडेक्स में लॉन्ग किए, शॉर्ट भी कवर किए, लोअर लेवल्स पे 160 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर बाय किया। इंडेक्स ऑप्शंस में उन्होंने करीब 72 हजार कॉल लॉन्ग करके 91,000 कॉल शॉर्ट कर दी। यानी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे काफी रेजिस्टेंस फील करेगा बाजार, और 70,000 पुट लॉन्ग, उसके अगेंस्ट पुट शॉर्ट का आंकड़ा कम है। बट स्टिल आशीष, जिस जोन में एसजीएक्स निफ्टी खड़ा है उस जोन की जरा प्रॉपर्टी समझ लीजिए क्या है। मंथली कॉन्ट्रैक्ट पे यहीं पे करीब 18,100 पे 37 लाख पुट खड़ी हैं, और वो कॉन्ट्रैक्ट जो कि आज एक्सपायर होगा आशीष, वहां पे 18,000 के पुट में 90 लाख पुट, जरा देखिए आपकी स्क्रीन पे पुट्स आएंगी, 90 लाख पुट 18,000 की स्ट्राइक पे खड़ी हैं। 18,050 पे 22 लाख और 18,100 पे करीब 57 लाख। आप 18,000 की पुट का आउटस्टैंडिंग वाली देखिए 92 लाख। दैट्स ह्यूज। याद रखिएगा इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट जो आज एक्सपायर होगा इसका बेस है 18,000, 18,100, और इसका जो कॉल राइटर्स का जोन है वो है 18,200, 300। देखिए आउटस्टैंडिंग वाई 2.1 CR यहां पर। तो इस आंकड़े के मुताबिक आशीष जो हमारा ट्रेड चैनल है आज निफ्टी पर, वो है ऑन द हायर साइड 18,265 करीब और 18,288। ये दो हमारे क्रिटिकल सप्लाई जोन हैं। आपकी स्क्रीन पर आप देखें रेजिस्टेंस आएंगे, और बेस जो है 18,060। क्या डिफाइन किया मैंने, यहां पे काफी पुट्स खड़ी हुई हैं। मंथली कॉन्ट्रैक्ट पे, वीकली कॉन्ट्रैक्ट पे काफी हाई पुट कॉल रेशियो है यहां पर। तो मेरा एक ट्रेड जोन है, याद रखिएगा, और वो है करीब ऑन द हायर साइड 18,265 और लोअर साइड पे 18,060। मैं सिर्फ एक इतना मैसेज कन्वे करूंगा, इट्स एक्सपायरी डे, डिप मिलेगा तो इस ट्रेड चैनल को ट्रेड करिए। डिप रिवॉर्ड कर रहे हैं, हायर लेवल्स पर रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, तो बेस के अराउंड अगर ट्रेड मिले तो लेने की बात कीजिएगा। और 260, 288, क्लोजर टू 300 ये सप्लाई जोन है, यहां पे अपने ट्रेड से एग्जिट कीजिएगा प्लीज। आज की इस चैनल पे फोकस कीजिएगा। और रही बात निफ्टी बैंक की आशीष, इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट का जो 42,000 का टारगेट था उसने मोर और लेस कल क्लोजिंग के वक्त लगभग 2:15 बजे के आसपास मेट कर लिया। यहां पे करीब 28 लाख कॉल खड़ी थी, और आज भी आउटस्टैंडिंग वही 28 लाख का है। 42,000 की कॉल में करीब 29 लाख का आउटस्टैंडिंग वही है, जो कि इंडिकेट करता है कि इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट का एक रीजनेबल टारगेट बैंक निफ्टी ने पूरा कर लिया है। 41,500 की पुट, ये करीब 25 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है आशीष। मोटे तौर पे बैंक निफ्टी भी इस एक्सपायरी डे के लिए एक चैनल में फंसा हुआ है। इट्स 42 ऑन द हायर साइड और लोअर एज पे 41,500। बट स्टिल यहां पर ट्रेड अगर डिप मिलेगा अराउंड बेस 1, और बेस 1 क्या है 41,610, 41,390, तो आपको बाय करना है। और इस आंकड़े के मुताबिक 42,000 के आसपास जहां पर सबसे बड़े कॉल राइटर्स खड़े हैं 29 लाख के, आपको इस जोन के आसपास निकलना है। निकलने वाला जोन है 41,988। और एक और चीज याद रखिएगा, बैंक निफ्टी में अब बड़ा स्विंग तभी आएगा जब आप 42,040 की ट्रैजेक्टरी को पार कर देंगे आशीष। दोनों ही इंडस्ट्रीज पे मैंने रेंज डिफाइन कर दिया आशीष, उस रेंज को ट्रेड करिए आज। बिल्कुल ठीक, दायरा ब्यूटीफुली आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा ग्राफिक में। नोट डाउन करिए उस रेंज को स्मार्टली प्ले अप करने का दिन। अब भाषा से समझ लिए जाएं सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की न्यूज जो रखने आज हमको रेडार पे। हर्षदा गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग आशीष। आज सबसे पहले तो एक्सिस बैंक रेडार पर रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट सूटी के जरिए अपने बचे हुए शेयर जो है वो करीब 4.65 करोड़ शेयर्स है वो बेचती हुई दिखाई देगी। आज और कल में दरअसल ये सौदा होने वाला है, यानी कि 1.5% हिस्सा जो सरकार का बचा हुआ है सूटी में वो बिकने के लिए आ रहा है। जो प्राइस तय की गई है वो 830 रुपए 63 पैसे के बीच तय की गई है। याद रखिएगा मई में पिछले साल करीब 1.95% स्टेक एक्सिस बैंक में सरकार ने सूटी वाला बेचा था। इनफैक्ट मई 2016 से मार्च 2016 से लगातार धीरे धीरे करके ट्रांचेस में एक्सिस बैंक में जो सूटी का स्टेक था वो सामने निकल कर आ रहा है। ऑफलोड सरकार करती हुई दिखाई दे रही थी, तब मार्च 2016 में 12% स्टेक था और आज दरअसल वो पूरी तरह से
आज और कल में सरकार एग्जिट करती हुई दिखाई देगी। एक्सिस बैंक वैसे भी थोड़े बहुत ओवरहैंग से जूझ रहा है, क्योंकि हाल ही में हमने देखा था बेन ने भी यहाँ पर अपनी कुछ हिस्सेदारी बेची थी और 6 महीने बाद वो भी अपना हिस्सा बेचने के लिए आएंगे। तो एक्सिस बैंक सबसे प्रोमिनेंट प्ले रहेगा इस सूटी स्टेक सेल के जरिए। दूसरी तरफ खबरों पर आते हैं, नतीजों पर आते हैं, तो टाटा मोटर्स रेडार पर रहेगा। और टाटा मोटर्स में आपको कल याद होगा कि बाजार बंद होने के करीब 45 मिनट पहले स्टॉक में एक सेल ऑफ आता हुआ दिखाई दिया। और सेल ऑफ इस समय अगर आप देखेंगे तो जायज है, क्योंकि लॉस आया है 944 करोड़ के आसपास का। ऑफ कोर्स ये लॉस घटा है, लेकिन अनुमान था कि इस बारी कंपनी प्रॉफिट में आएगी। तो 250 करोड़ के अनुमान, प्रॉफिट के अनुमान के सामने करीब 950 करोड़ के आसपास का लॉस आया। ये एक बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है। रेवेन्यू अगर आप देखें, ये भी उम्मीद से कम है, 29% तक की वृद्धि देखने को मिली है। 79,611 करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिला है। मार्जिन्स 7% पर आए हैं, एक्सपेक्टेशन थी 10% की। EBITDA लेवल में 35% तक की वृद्धि देखने को मिल रही है, 5,572 करोड़ का आंकड़ा। लेकिन ये भी एक बड़ा मिस है, क्योंकि 8,330 करोड़ का अनुमान था। तो उम्मीदों पर बिल्कुल खरी नहीं उतरी कंपनी। इनफैक्ट बहुत ही बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है, एक बड़ा मिस है नतीजों में, और उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। JLR बिजनेस में भी अगर आप देखिए, JLR का EBITDA 10% के आसपास आया, यहाँ पर 3% तक का इजाफा देखने को मिला है। कंपनी कह रही कि ग्लोबल अनसर्टेनिटीज हैं, इसे मॉनिटर करेंगे। हालांकि डिमांड स्ट्रांग है, डिमांड लौटती हुई दिखाई दे रही है। धीरे धीरे करके चिप शॉर्टेज जो है वो इंप्रूव होता हुआ दिखाई दे रहा है। JLR पर खासा फोकस रहेगा और उम्मीद है कि JLR की प्रोडक्शंस और वॉल्यूम्स में इजाफा देखने को मिलेगा। ये कमेंट्री पॉजिटिव है, लेकिन परफॉर्मेंस इस तिमाही की खराब। दूसरी तरफ लुपिन स्टॉक ये भी रेडार पर रहेगा। यहाँ पर भी मुनाफा जो है वो एक मिस है, 129 करोड़ का मुनाफा, एक्सपेक्टेशन 170 की थी। रेवेन्यू एकदम फ्लैट रहा है, 4,145 करोड़ पर आया, ये इनफैक्ट एक बीट है। EBITDA पर भी प्रेशर देखने को मिला है, 453 करोड़ का EBITDA, और मार्जिन्स 10.9% के आसपास आए हैं, 10.7 का एक्सपेक्टेशन था। दीपक नाइट्रेट भी रेडार पर रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी मुनाफे पर दबाव देखने को मिला है। 31% तक की गिरावट देखी गई है मुनाफे में, ये 174 करोड़ पर आ गया। रेवेन्यू हालांकि 16% बढ़ता हुआ, मुनाफे पर प्रेशर है। ऑपरेटिंग लेवल पर भी दबाव देखने को मिला है, 30% ऑपरेटिंग लेवल दबाव में आता हुआ ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो 271 करोड़ के आसपास तक का EBITDA का आंकड़ा, और मार्जिन जो 23% हुआ करते थे वो 10% इरोड हो गए हैं, ये लगभग 13.81% पर आए हैं। तो क्लियरली प्रेशर देखने को मिला है यहाँ पर भी। पेट्रोनेट LNG भी रेडार पर रहेगा, मुनाफे में 9% तक की गिरावट। हालांकि आप देखिएगा रेवेन्यू 47% बढ़ा है, यहाँ पर भी EBITDA पर करीब 10% का प्रेशर है, और मार्जिन इधर भी कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, 12% के मार्जिन 7% पर आ गए। पिडिलाइट आप रेडार पर रखेंगे। पिडिलाइट में क्लियरली हाई इनपुट कॉस्ट का इम्पैक्ट देखने को मिला है। नेट प्रॉफिट 11% घटा है, रेवेन्यू 14% बढ़ता हुआ, लेकिन EBITDA में 9% तक की गिरावट देखने को मिली है। यहाँ पर भी एक्सपेक्टेशन से कमजोर ही नंबर्स है, और मार्जिन 16.6% के आसपास। इनपुट कॉस्ट इस क्वार्टर में ऑल टाइम हाई पर थे, इसीलिए मार्जिन्स पर अच्छा खासा दबाव बनता हुआ दिखाई दिया है। और ये एक और स्टोरी है जहां पर क्लियरली मैनेजमेंट कह रहा है कि अर्बन मार्केट्स में ज्यादा बेहतर ग्रोथ है वीज़-वी आपका ग्रामीण इलाका या फिर रूरल मार्केट्स। तो रूरल मार्केट में अभी भी क्लियर साइंस है, पिकअप नहीं देखने को मिला है। तो ये कुछ स्टॉक्स रेडार पर रहेंगे। अदानी पोर्ट भी आप रेडार पर रखें, स्टॉक एक आउट परफॉर्मर रहा है। इन्होंने दरअसल एक अग्रीमेंट साइन की है ऑयल टैंकिंग इंडिया के साथ, जहां पर कंपनी में करीब 49% हिस्सा लेते हुए दिखाई देंगे। इसके बाद दरअसल सबसे बड़ी डेवलपर और ऑपरेटर लिक्विड स्टोरेज फैसिलिटीज की अदानी पोर्ट बन जाएगी। थर्ड पार्टी प्लेयर के तौर पर यहाँ पर इनका जो दमखम है इस बिजनेस में बढ़ता हुआ दिखाई देगा। बढ़िया, ये सब स्टॉक्स होंगे आज सेशन में रेडार पे। आज का इवेंट्स कैलेंडर, भाई निफ्टी बैंक की ऑप्शंस की वीकली एक्सपायरी का दिन आज 11 बजे कैबिनेट की बैठक शेड्यूल्ड है, तो एजेंडा आई एम श्योर दिन के दौरान उससे पहले CNBC आवाज पे अपडेट आता हुआ नजर आएगा जैसे ही पता चलेगा। सुप्रीम कोर्ट में वन टाइम स्पेक्ट्रम फीस पर आज सुनवाई शेड्यूल्ड है। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची आज बीजेपी जारी करती हुई नजर आएगी।
रिजल्ट्स के लिहाज से एक इंपॉर्टेंट दिन, कुछ बड़े रिजल्ट्स पे रिएक्शन होना है जो हर्षदा मेंशन कर रही थी। निफ्टी की 2 कंपनीज आयशर मोटर्स, अपोलो हॉस्पिटल्स के आज नंबर्स आने हैं और वायदा बाजार की दरअसल 9 कंपनियां हैं अशोक लेलैंड, बर्जर पेंट्स, इंडियन होटल्स, ट्रेंट कंटेनर कॉर्पोरेशन, जेएसपीएल, संवर्धन मदरसन सुमी, पेज इंडस्ट्रीज और मुथूट फाइनेंस, इन सब के नंबर्स आज आने हैं। आज यूएस के अक्टूबर इन्फ्लेशन का डेटा अवेटेड रहेगा। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड हम लोग चर्चा कर ही चुके हैं। आज 1:30 बजे उस इंडिया वर्सेस इंग्लैंड नहीं, कल मैंने क्या होता है नाम लिखते टाइम ऐसे मैं करता हूं, तो मैंने पहले न्यूजीलैंड को रखा था वर्सेस पाकिस्तान कि हारेगा वो, पाकिस्तान जीत गया। तो एक काम करते हैं, इंग्लैंड वर्सेस इंडिया का आज मुकाबला है। और आईपीओ मार्केट और हलचल 2 खुले हुए हैं, जो कल खुले थे वो तो कंटिन्यू होने वाले हैं। कौन कौन से थे? केन्स टेक्नोलॉजी, ये 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस और आर्चियन केमिकल इंडस्ट्रीज, डे 2 इन दोनों आईपीओ का। आज से एक और नया आईपीओ खुलने जा रहा है भाई साहब, केन्स टेक्नोलॉजी इंडिया आज खुलेगा, मंडे को बंद होगा। 850 करोड़ रुपए का आईपीओ, ये भी 559 से 587 रुपीस का प्राइस बैंड। अभी 850 में से 530 करोड़ रुपए फ्रेश इशुएंस है, बाकी सारा ओएफएस है 328 करोड़ रुपए के आसपास का। और एक चीज और जाते जाते बता दूं, ब्रेक लेते लेते, आज वो लॉक इन पीरियड्स खुलने थे कुछ स्टॉक्स के। एक तो उसमें 10 नवंबर को नाइका एफएसएन ई कॉमर्स वेंचर्स, उसका लॉक इन खुलने जा रहा है, और दूसरा रेनबो चिल्ड्रंस हॉस्पिटल का लॉक इन का खुलने का आज दिन। अब नवंबर जैसे जैसे प्रोग्रेस कर गया, कई सारे पुराने पिछले आईपीओस के लॉक इन खुलने जा रहे हैं। लॉक इन मतलब प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स को एक लॉक्ड इन पीरियड था, तब तक वो माल नहीं बेच सकते थे। अब वो बंदिश खत्म होती हुई आज से नाइका के लिए इन दैट केस वो चाहें तो अपना माल बेच सकते हैं। तो एक डर रहता है सप्लाई ओवरहैंग का, इसीलिए इस स्टॉक को मेंशन कर रहा हूं। यहां पे ब्रेक ले लेता हूं, ब्रेक के बाद जब लौटूंगा तो आज के कमोडिटी करेंसी मार्केट्स में क्या है टॉप स्ट्रैटेजीज, उस पर बातचीत। कुछ ट्रेड समझ में आ रहा है तो उस पर बातचीत कर ली जाए। एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज की वंदना भारती जुड़ती हुई। वंदना जी हाय, गुड मॉर्निंग, लॉन्ग टाइम मैम, क्या हालचाल और आज कैसे हो कमोडिटीज में कमाई के मौके? गुड मॉर्निंग आशीष जी, बहुत बढ़िया। और आज मुझे लग रहा है कि कुछ ट्रेंड्स देखने को मिलेंगे अच्छे यहाँ पे, और मार्केट में मूव आ रही है। आज इन्फ्लेशन इनिशियल जॉबलेस क्लेम का डेटा है जो कि थोड़ा सा यहाँ पे बिगड़ के आने वाला है, तो इसका एक फायदा यहाँ पे गोल्ड को मिलता हुआ दिख सकता है, और एक सेफ हेवन बाइंग जो है वो यहाँ पे आ सकती है। तो मेरे ख्याल से गोल्ड को यहाँ पे बाय करना चाहिए 51,450 पे। टारगेट यहाँ पे होगा 51,800 का, स्टॉप लॉस हम लगा सकते हैं 51,250 का। साथ में मुझे लग रहा है आशीष जी की कॉपर में भी एक बाइंग यहाँ पे कंटिन्यू रह सकती है आज के दिन में। 678 पे खरीदना होगा, 692 का टारगेट रखना होगा, स्टॉप लॉस 673 का होगा। और जो चाइना का डेटा है वो आने वाले समय में काफी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि स्टिमुलस वहाँ पे कंटिन्यूसली दिया जा रहा है। गोल्ड और कॉपर दोनों में खरीदारी करने का कॉल आता हुआ वंदना जी की तरफ से। वंदना जी थैंक यू सो मच जोड़ने के लिए। जाता था एसजीएक्स निफ्टी 0.5% के दबाव के साथ खुलने के इंडिकेशंस, और जो लेवल्स डिफाइन करे थे वो एक बार स्क्रीन पर आ जाएंगे निफ्टी के। कह रहे हैं उस डिफाइंड लेवल्स में स्मार्टली ट्रेड करने का दिन। इस नोट पर आज के शो मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो लौटेंगे सीधा सौदा के साथ। नमस्कार।